Yes, good evening to all. I am going to recall the things that I have taught in your previous class, okay? Parallelogram, law of vector addition. ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे और ये कंडीशंस लिए थे कि इफ P and Q are two vectors जिनको आपको सम करना है एंड उनके बीच का एंगल जो है अगर वो थीटा गिवन है, इनके बीच का एंगल, बस ये ध्यान रखना है कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये P वेक्टर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका वैल्यू पता होना चाहिए। Q अगर वेलोसिटी है तो उसका वैल्यू पता होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, Q का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए यानी मेजर्ड वैल्यू, और इन दोनों वेक्टर जिनको सम करना है उनके बीच का ये एंगल पता होना चाहिए। तो आप आसानी से देखिए, आप साथ में लिखना भी सीखेंगे। जैसे ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है कि यू आर गोइंग टू सम वेक्टर P एंड Q। तो P एंड Q को जब आप सम करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है, मतलब कि इन दोनों का सम से जो आपको वेक्टर मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। आपसे अगर कोई एक सिंगल लाइन में पूछे व्हाई इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप उसको बताओ इट इज अ सिंगल वेक्टर इन प्लेस ऑफ two or more than two vectors which produces the same effect। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखिए समझाते हैं। ये आपका सपोज कीजिए होम है, घर है आपका सपोज कीजिए, और यहां से आप सपोज कीजिए मार्केट गए। होम से जब आप मार्केट गए, सपोज कीजिए यहां पे आपका वो मार्केट था, ठीक है। ये सपोज कीजिए 2 किलोमीटर है आपका। फिर यहां से सपोज आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, वो यहां पे है सपोज कीजिए, ये आपका जो है फ्रेंड्स हाउस है सपोज कीजिए, आप यहां पे गए फाइनली। तो आप घर से कहां गए, तो आप घर से डायरेक्टली आप फ्रेंड के घर पे गए। डायरेक्शन देख रहे हैं आप, देखिए ये ट्रायंगल रूल ही है। आप देखो इन दोनों वेक्टर्स का सम ये है आपका, क्यों, क्योंकि टेल हेड। देखिए वेक्टर्स आपका ऑलरेडी अरेंज्ड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका जो थर्ड साइड है इन दोनों का सम होना चाहिए। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट को हम x1 से रिप्रेजेंट करें वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट को x2 से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या है, इट इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय x1 एंड x2। x1 x2 मिलकर के क्या किए, आपको घर से फ्रेंड के घर तक पहुंचाए। अच्छा, ये सिंगल वेक्टर जो रिजल्टेंट है, जो कि आपको x1 एंड x2 को सम करके मिला, ये क्या कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। एक सिंगल वेक्टर आपको घर से आपके फ्रेंड के हाउस तक पहुंचा रहा है। तो रिजल्टेंट का मीनिंग थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर्स P एंड Q। ओके, नाउ चलिए इन दोनों का सम से एक वेक्टर मिला। ये जो नेक्स्ट लाइन है क्या है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया हुआ है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है, फॉर्मूला हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे ये वेक्टर P का स्क्वायर है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक्चुअली वेक्टर P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q। अब देखो ये जरूरत है, ये पता होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का एंगल आप ईच एंड एवरी टाइम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा भी अगर आप हटे, कोई भी एंगल को आप यहां यूज करने लगते हैं, बी केयरफुल। जब आप ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं तो पहले गिवन फैक्टर्स को एक जगह रख लो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये लर्न कर रहे हो। P का मैग्नीट्यूड को एक जगह लिख लो, Q का मैग्नीट्यूड को लिख लो, और इनके बीच का जो एंगल है P एंड Q का गिवन क्वेश्चन में, उसको भी एक जगह लिख कर रख लो। अगर कोई और एंगल गिवन है तो कोई हिंट जरूर होगा जिससे आप ये एंगल को निकाल सको, ठीक है। एंड देन उसको यहां पुट करो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। मतलब आप इन दोनों वेक्टर को सम कर लिए। बट बी केयरफुल, जब आप दो वेक्टर को सम करते हैं तो रिजल्टेंट आपका एक वेक्टर आता है। तो वेक्टर का केवल आप मैग्नीट्यूड निकाले हैं, उसका डायरेक्शन भी बताना होगा। ये जो रिजल्टेंट है ये कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, लेकिन उसका डायरेक्शन आइदर वेक्टर P के साथ या Q के साथ बताने के लिए P के साथ, याद रखिएगा जो फॉर्मूला आप यहां लिखे हैं वो वेक्टर P नीचे वाला वेक्टर के साथ ये डायरेक्शन है, किसका, रिजल्टेंट का। वो फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर चुके थे।
tan अल्फा p बाई बी क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। इसमें भी सारा टर्म्स क्लियर है ना। अब यहां दो एंगल आ रहा है, बी केयरफुल। ये थीटा एंगल जो है वो दोनों वेक्टर जिनको आप सम कर रहे हैं p एंड q, उनके बीच का एंगल है। और ये अल्फा एंगल कौन सा निकल रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का p वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन है, ये एंगल आपको निकलना है। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इतना, तो अल्फा इज इक्वल टू दिस मच। इसमें कोई भी ऐसा अननोन फैक्टर नहीं है। आज के इस आप लेसन में आज जो हम लोग सीखेंगे उसमें हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे, इसको और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये फॉर्मूला हम सेट करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप देखो साथ में। जैसे मान लो कि आपको टू वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर आपका फोर्स है F1 जो कि 4 न्यूटन का है सपोज कीजिए। इसी ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स लग रहा है सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में, वो 2 न्यूटन का है और ये कितना है F2 है, और दोनों जो है 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे बताओ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर इस तरह का दो फोर्सेस लगेगा तो ऑब्जेक्ट किधर जाना चाहिए, तो इन दोनों का सम, मतलब आपसे हम पूछ रहे हैं फाइंड F1 प्लस F2। मतलब अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड F1 प्लस F2। इससे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, टोटल फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। इन दोनों का सम कैसे करेंगे, देखिए ये पैरेललोग्राम का दो साइड ऑलरेडी अरेंज्ड है को इनिशियल, इससे रिलेटेड आप एसोसिएटेड एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखिए कंप्लीट हो गया, इसका पैरेलल लाइन यहां, इसका पैरेलल लाइन यहां, तो उसका जो डायगोनल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये वाला, यही है आपका टोटल फोर्स। यह है रिप्रेजेंटेशन जिसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब वैल्यू में आइए, वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहां P के जगह पे क्या आपका लिया है, F1 लिया है, तो F1 का स्क्वायर, फिर F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 एंड F2, दिस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो F1 एंड F2 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, दिया हुआ था। दिस इज इक्वल टू, ये F1 कितना है 4 स्क्वायर, F2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2, दिस इंटू कॉस 60 डिग्री रूट ओवर। कॉस 60 जानते हैं ना 1/2 होता है, तो ये नेक्स्ट हम लाइन को लिख रहे हैं ना, cos 60 1/2, ये 1/2 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ आपका 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पे 4 2 जा 8, कितना रहा है देखिए सम करने के बाद, दिस इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख रहे हैं कि टोटल फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो हो गया 16 4 20 और दिस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 28 न्यूटन। ये फोर्स का वैल्यू हो गया। अभी आप हाफ इंफॉर्मेशन दिए हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए इस फोर्स के लिए आप इस एंगल को बताएंगे, ये अल्फा मान लो। थीटा के अलावा कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, खुद का सिंबल लेकर के नहीं भूलना है। ये अल्फा जो एंगल है, ये फोर्स जो रिजल्टेंट आया है उसका डायरेक्शन बताने के लिए है। किसके साथ, आप देखो किसके साथ लिए हो, F1 के साथ, ध्यान रखना। तो यहां पे आपका ये फॉर्मूला जो यूज होगा tan अल्फा, Q क्या है, ये वाला वेक्टर है, वो कौन है, F2 है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, F2 साइन थीटा, उनके बीच का एंगल F1 एंड F2 के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री। P क्या है आपका, P है आपका F1, देखिए P के जगह पे कौन है, F1 है। दिस इंटू Q कौन सा है, वो है F2, और cos थीटा, वो थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, यही हुआ ना। अब आप इसका वैल्यू निकाल के देखिए, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू F2 कितना है आपका, F2 2 न्यूटन था, 2 साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई, यहां पे F1 कितना है, F1 4 है, प्लस F2 कितना है 2 है आपका, दिस इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो tan अल्फा आपका जो वैल्यू आ रहा है दिस इज √3 ऊपर में, और नीचे में आपका 2 ये कैंसिल होगा, 4 1 5 इतना रहा। आप tan अल्फा का, इसके लिए अल्फा का एंगल का वैल्यू जानते हैं नहीं, तो कैसे करना होगा, लिखना होगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/5 विद F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये जो डायरेक्शन आप निकाले हैं इसको ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा। ये जो आपका फोर्स है उसका वैल्यू यहां है, और उसका जो डायरेक्शन है एट
अल्फा tan इनवर्स √3/5, tan इनवर्स √3/5 विद F1, F1 के साथ इतने एंगल पे है। ये है डायरेक्शन और ये है आपका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास के थिंग्स को रिकॉल कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग पैरेललोग्राम का इसी फॉर्मूला को डिफरेंट केसेस में अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। नाउ अब तो ये टर्म मुश्किल नहीं है ना कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। वो ऐसे भी हो सकते थे कि ये वेक्टर P होता सपोज कीजिए और ये वेक्टर आपका Q होता, ऐसे भी हो सकता था। को लीनियर भी हो सकते थे, ये को प्लेनर है, किसी के लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। नाउ अभी इनको सम करने के लिए आप सोचेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का, तो ये ट्रायंगल रूल से भी आप नहीं दिखा सकेंगे और पैरेललोग्राम रूल से भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि इससे एसोसिएटेड आप ना ट्रायंगल बना सकेंगे न ही आप पैरेललोग्राम बना सकेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये वेक्टर इतना बड़ा दिख रहा है। यहां इस बात का तो पता है आपको कि वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, ये तो पता चल रहा होगा। ये बड़ा लाइन है, ये छोटा लाइन है, इनका जो सम होगा रिजल्टेंट, वो आपका श्योर है कि इसके साथ जब इसको हम अटैच करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो सम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यह है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये इतना खुद है और इसके साथ ये अटैच हो गया तो इतना आना चाहिए, यही है ना। इसी को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो P या Q के अलोंग होगा। ये भी हम प्रूफ करेंगे अभी। चलो यहां आ जाओ। इसमें पहला लाइन क्लियर है कि वी आर गोइंग टू टेक सम ऑफ P एंड Q, इनका हम लोग जो सम करने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है। नाउ रिजल्टेंट R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए P स्क्वायर, P का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q इंटू कॉस। इन दोनों वेक्टर जिनको सम करना एंगल कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो कितना रिजल्टेंट आया? स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ आया। आप इसको अच्छे से जानते हैं कि वो है स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस B का, यहां P एंड Q है ना, P प्लस Q का होल स्क्वायर। देखिए यही लिखा ना। आप जब उसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो क्या मिल गया आपको? P प्लस Q। तो आपको पता चला कि रिजल्टेंट जो है वो कैसे मिलेगा। तो आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब भी आप पैरेलल वेक्टर देखिए, डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कीजिए। ये सब को आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक आपका इधर की तरफ जो है वो 6 न्यूटन है सपोज कीजिए, और एक उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक और फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, वो सपोज 2 न्यूटन का है। और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज टोटल फोर्स, तो आप क्या बताएंगे? पहले तो आप कहेंगे कि सपोज अगर ये F1 है, अगर ये F2 है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, आपसे ये पूछा जा रहा है। नाउ इसको फिर डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू, देखिए यहां वेक्टर का साइन दिए थे, यहां नहीं देने का मतलब आप समझ रहे होंगे। लिखना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिंबल्स ही आपका टूल्स है। अगर आप पेपर पे जैसे तैसे लिख रहे हैं, मतलब आपको वेक्टर का आइडिया नहीं है। ये आप क्या है, यहाँ वेक्टर का डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं, यहाँ वेक्टर के ऊपर साइन नहीं दिए हैं, तो मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं आप। F इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल कैसे जुड़ते हैं? डायरेक्ट सम होता है। तो 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8 न्यूटन। आ गया आंसर कि इसके ऊपर जो है राइट साइड में, अब डायरेक्शन अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करना है, लिखना है डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इधर 6 न्यूटन लगा रहे हैं, 2 न्यूटन लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? अलोंग आइदर 2 न्यूटन और अलोंग 6 न्यूटन। इसको हम यहां प्रूफ भी करेंगे। तो आपको पता चला, ऐसे सम आपको करना है, डायरेक्ट सम करना है। क्लियर है ना? अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और एक और फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, तो कितना फोर्स हुआ टोटल? तो आप बोलेंगे टोटल फोर्स इज इक्वल टू दिस, इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स हो गया 2 और 4, पैरेलल है ना,
तो इधर की तरफ हो गया आपका 6 न्यूटन। आप ऐसे बोलेंगे कि ये फोर्स आपका 6 न्यूटन का है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अलोंग 4 और अलोंग 2 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में आइए। ये तो मैग्नीट्यूड निकला है, प्रूफ क्या करना है कि इसका डायरेक्शन जो है उधर ही है, मतलब कि आर का डायरेक्शन पी या क्यू के अलोंग है, यानी कि आर का एंगल पी के साथ या क्यू के साथ 0 डिग्री ही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताया गया था tan अल्फा दिस इज इक्वल टू क्या था, Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा, यही था ना। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करो। आपका Q क्या है, यहां पे Q का मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा क्या है, P और Q के बीच का एंगल, वो कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री। P का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, Q कॉस 0 डिग्री। आपको पता साइन 0 0 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई P प्लस कॉस 0 1 होता है, तो P प्लस Q। आपको अच्छे से मालूम है कि 0 डिवाइडेड बाई कोई डेफिनेट नंबर होता है अगर, तो उसका वैल्यू डिफाइन होता है 0 बाई 5 दिस इज 0। हाँ, 5 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ये नहीं डिफाइन होता है। बट 0 डिवाइडेड बाई 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट 0 डिवाइडेड बाई ए डेफिनेट नंबर इज इक्वल टू 0। तो आपको मिला कि अल्फा जो हुआ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। आप अच्छे से इसका वैल्यू जानते हैं कि tan का किस एंगल के लिए वैल्यू 0 होता है, सर 0 डिग्री के लिए tan 0 इज 0। तो एंगल कितना आया, रिजल्टेंट का जो एंगल आया 0 डिग्री आया, किसके साथ, विद P वेक्टर। आपको मालूम हो गया रिजल्टेंट किधर होगा, P के अलोंग होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल वेक्टर्स आप जहां भी देखिए क्या कीजिए, डायरेक्ट उनको सम कर दीजिए, और सम करने के बाद वेक्टर को किधर रिप्रेजेंट कीजिएगा, दोनों वेक्टर्स के अलोंग। क्लियर हो गया। अब आपको उसके लिए इतना सारा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 4 न्यूटन 2 न्यूटन 6 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, 4 न्यूटन 2 न्यूटन 6 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। क्लियर हो गया है, ओके। नाउ टेक सेकेंड केस, सम ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का डेफिनेशन क्लियर है ना, कि दो वेक्टर्स उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंटी पैरेलल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि वन वेक्टर इज दिस, सपोज ये 4 न्यूटन का एक फोर्स है, और सपोज कीजिए इधर की तरफ एक जो है 2 न्यूटन का फोर्स है जो इस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए, ये दोनों फोर्सेस जो है एंटी पैरेलल हैं। एक ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए, उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इसमें से एक कोई P है, एक कोई Q है, F1 F2 है। इनके बीच का एंगल कितना है, सभी केसेस में थीटा जो है वो 180 डिग्री है। आप पहचान गए ना, ये एंगल को देख रहे हैं ना, इन दोनों का एंगल क्या है आपका 180 डिग्री है। तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसा सिचुएशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें बस ये देखना है ना कि देखो ये लाइन में आप सोच रहे होंगे कि यहां क्या लिखा है कि आप फाइंड P प्लस Q, इन दोनों को सम करो। सम करने के लिए आपके पास कॉमन फॉर्मूला है, यही होगा ना। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पे, तो ये कितना हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2PQ cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विच इज cos 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का। यहां तक तो ठीक है। cos 180 के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें, क्योंकि अभी आप 10th से आए हो तो कंपोजिट एंगल के बारे में नहीं पता, बट ये सबको बहुत तेजी से आपको करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 90। आपको पता है ना कि क्वाड्रेंट में ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहां पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है एंड उसका रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये एंगल कहां दिखाई दे रहा है, सर ये एंगल इस क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है। तो उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे क्या है, कॉस है। तो सबसे पहले आपको एक माइनस देना है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस जो है निगेटिव होता है, क्योंकि जिस एंगल के लिए आप कॉस देख रहे हो वो एंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और इस क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कॉसेक जो होता है वही केवल पॉजिटिव होता है। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव पहले। एंड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस 90 का प्लस माइनस जब भी हो ना, प्लस या माइनस,
चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कॉस को क्या कर दो, साइन कर दो, साइन थीटा, थीटा यहां कितना है, थीटा 90 डिग्री है, 90 साइन 90 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितना है -1। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री जब आपको हम थोड़ा पढ़ाएंगे ना फिजिक्स पढ़ाने से पहले, तो इसको और डिटेल में हम आपको ना बता देंगे, ठीक है। आपको स्पीड बनाना है, हो सकता है कि आप थिंग्स जानते हो बट आपको बहुत फास्ट करना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ वापस, cos 180 -1 हुआ ना, तो यहां जब हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2pq हो जाएगा, इतना छोटा हो गया। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ है ना, तो रिजल्टेंट कितना आया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा p माइनस क्यू होगा। देखो ऐसे है, आप ध्यान से इन दोनों लाइन को देखो, ये क्या बोला, एड p एंड q वेक्टर्स, ऐड करने से क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा r, ये क्या है, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। हाउ टू ऐड, अब ये सब आपको करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करना। क्या है, ग्रेटर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, बड़ा वेक्टर में से छोटा वेक्टर को माइनस कर देना। एंटी पैरेलल को ऐसे ही सम किया जाता है, कैसे करते हैं सम, उसको सबट्रैक्ट करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। चलो अब डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख ले। यहां पे वेक्टर p जो है बड़ा लग रहा है ना, और वेक्टर q छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होना चाहिए, रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा। बड़ा वेक्टर कौन है, p है, ये है ना, इसमें से अगर इसको हम माइनस कर दे तो इतना वेक्टर बच गया ना, देखो ये है वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर r। इस पूरे इतने बड़े वेक्टर में से इस वेक्टर को अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा कितना, इतना, उसी को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट r कैसे मिला सर, ये वेक्टर p को q के साथ ऐड करने से मिला, इसका वैल्यू कितना मिला, वो p माइनस क्यू करने से मिलेगा। देखो दोनों लाइन में कंफ्यूज मत होना कि एक जगह ऐड करने बता रहे हैं, माइनस कैसे आ गया, ये है ऐड करना है, और ये सम हो गया। कैसे सम करना है, बड़ा माइनस छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड को माइनस कर दो। डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग बिगर वेक्टर, ठीक है। जैसे यहां p बड़ा था ना, तो अलोंग किधर होगा, आपका अलोंग वेक्टर p की तरफ होगा। चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं p की तरफ क्यों होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, डायरेक्शन में आइए, हटा रहे इसको हम। डायरेक्शन के लिए आप क्या यहां पे लिखते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, साइन थीटा, थीटा आपका जिन दो वेक्टर को सम कर रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 180 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आया, साइन 180 कितना होता है, उसी तरह से अगर आप चेक करोगे तो साइन 90 प्लस 90 आप लिख सकते हो इसको। आपको पता है कि 90 प्लस होने का मतलब ही हो गया इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पहले आप प्लस लिख देना। फिर हम बोले थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो साइन को क्या कर देना, कॉस कर देना। तो कितना बचा कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो साइन 180 कितना हुआ 0, तो 0 डिवाइडेड बाई p प्लस कॉस 180 -1 होता है। आपको बताया था ना पिछले उसमें, कॉस 180 कितना होता है -1, तो यहां कितना हुआ p माइनस क्यू, जो भी कुछ है 0 डिवाइडेड बाई डेफिनिट नंबर इज ऑलवेज 0। तो आपको क्या मिला कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। आप जानते हैं इस एंगल को कि tan का किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 0 होता है, तो आपको पता है कि 0 डिग्री के लिए होता है। मिल गया कि ये जो आपका डायरेक्शन है रिजल्टेंट का 0 डिग्री किसके साथ है, वेक्टर p के साथ है। बताए थे ना कि p के साथ अगर 0 डिग्री है मतलब p के अलोंग है। देखिए r वेक्टर p वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। इसको अभी हम लोग थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं, एक सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एक बॉडी है जिसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक ऊपर की तरफ आपका फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, ये सपोज कीजिए आपका F1 है, और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सपोज कीजिए यहां से F2 जो कि है 2 न्यूटन। हम बोले कि आप इनको सम करो, ठीक है, टोटल फोर्स आप निकालो कितना होना चाहिए।
तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्सेस जो हैं एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल को सम कैसे करते हैं? तो पहले तो आप लिखेंगे टोटल फोर्स should be equal to the sum of the two forces F1 and F2. Now, how to take sum? Because they are anti-parallel, direct use करो कि anti-parallel वेक्टर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन आया, देखिए कैसे लोकेट हुआ। ये फोर्स आया 4 - 2, दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन या फिर बोल सकते हैं अलोंग F1 की तरफ। बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, एंटी पैरेलल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ। तो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में से बड़ा कौन है। ये बड़ा था तो ऊपर की तरफ होगा, इसी F1 की तरफ होगा। क्लियर हो गया। आप डे टू डे लाइफ में सोचो, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ आप उसको पुल करके खींच रहे हो 10 न्यूटन से। एक और छोटा बच्चा उसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ जो है वो 6 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को किधर जाना चाहिए? जिधर F1 प्लस F2 होगा, मतलब कि आपका वेक्टर का सम जिधर होगा। तो क्या है सर? दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 6 न्यूटन। दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसमें से किसमें? 10 - 6। तो आपको पता था कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना होगा क्योंकि सर ऊपर में ग्रेटर फोर्स है। कितने फोर्स से वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा? 10 - 6, 4 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट पे ओनली 4 न्यूटन फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट 4 न्यूटन फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स को सम करने के लिए अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा? बड़ा माइनस छोटा, और पैरेलल हुआ तो डायरेक्ट सम 4 + 2, और एंटी पैरेलल हुआ तो 4 - 2। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड केस में आते हैं। नाउ द थर्ड केस, हाउ टू टेक सम ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखो परपेंडिकुलर का मीनिंग ही हो गया कि वेक्टर्स जो हैं आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो जिन वेक्टर्स को आप सम करने जा रहे हो ना, उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। रिजल्टेंट P + Q से मिलेगा। हाउ टू टेक सम? अगेन जो बेस है पैरेललोग्राम। अब क्या है, इसको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं अच्छे से बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम। दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, सम एंगल पे है। अभी क्या था? पैरेलल एंटी पैरेलल, उससे ना हम ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते थे ना पैरेललोग्राम। लेकिन देखिए इससे हम कर सकते हैं पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट, या ट्रायंगल रूल से भी हम बता सकते हैं। चलिए देखिए पैरेललोग्राम। ऑलरेडी ये दो वेक्टर्स जो हैं उनका जो टेल है एक जगह पे है, को इनिशियल है। पैरेललोग्राम का दो साइड है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो आपको पता है कि इसका पैरेलल साइड आपको यहां पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया इसका पैरेलल साइड, और इसका पैरेलल साइड को आपको यहां से ड्रॉ करना होगा, ये आपका, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। आपको पता है ना कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है? इसका पैरेलल साइड यहां, इसका पैरेलल साइड यहां, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट कौन सा होगा? स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, जहां से वेक्टर से स्टार्ट थे वहां से इस एंड को हमको ज्वाइन करना है। ये जो आपका हुआ यही है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे मिलेगा सर? ये P वेक्टर को एंड Q वेक्टर को सम करके मिलेगा। क्लियर है ना? यहां देखिए आराम से आप पैरेललोग्राम जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप शो कर सके। अब यहां ये आपका रिजल्टेंट के लिए R = फॉर्मूला आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ P² + Q² + 2P × Q × cos of angle between P and Q. Now this is equal to square root of, सिचुएशन को देखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, P² + Q² + 2 × P × Q × cos of angle between P and Q. इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। देखिए इनके बीच का एंगल, जिन दो वेक्टर को सम कर रहे हैं, तो cos 90 कितना होता है? वो 0 होता है। तो आपका ये टर्म तो बिल्कुल गायब हो गया। cos 90 कितना होता है? cos 90 दिस इज 0। तो हो गया P² + Q²। देखिए कितना छोटा फॉर्मूला आपके पास आया है। अब आप पैरेलल P + Q, एंटी पैरेलल बड़ा माइनस छोटा। इफ P is greater than Q, P - Q। इफ Q is greater than P, Q - P, ठीक है।
नाउ नॉर्मल रहेंगे तो, परपेंडिकुलर रहेंगे तो आप इसको यूज कीजिए। लेकिन कब यूज कीजिएगा मालूम हो गया ना, कि जब आपको गिवन हो कि वेक्टर P जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर Q का, तो आप अब इसको यूज मत कीजिए, डायरेक्ट इसको अब अप्लाई कीजिए। अब डेरिवेशंस करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को फिजिक्स में मैथमेटिकल किसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इसको डिराइव नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा स्पीड बनाना होगा। ये सब को आप जितने टाइम्स यूज करेंगे आपका हैंड उतना फ्री हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको कौन सा एंगल चाहिए? पी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल चाहिए ये वाला अल्फा, ठीक है। हम सेम फॉर्मूला देखिए यूज कर रहे हैं डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? Q, बोलिए, साइन थीटा प्लस P प्लस क्यू कॉस थीटा, यही था ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कीजिए। दिस इज इक्वल टू Q का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, P प्लस Q कॉस थीटा 90 डिग्री, कितना आ रहा है? तो tan अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है Q डिवाइडेड बाई P। आपको पता है cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू 1, यही लिखे हैं। तो आपको अगर ये एंगल इसका पता होगा तो आप इस एंगल को तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं पता होगा तो कैसे लिखना है आपको बताया थे ना, कि दिस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q बाई P, ऐसे लिख करके छोड़ देना। विद किसके साथ? विद वेक्टर P। ये बहुत जरूरी है बताना कि ये जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का वो P के साथ एंगल बताए हो या Q के साथ बताए हो। तो आप ये डायरेक्शन किसके साथ निकाले हो? आप ये डायरेक्शन जो है P के साथ निकाले हो, तो दिस एंगल विद P। नाउ बोलेंगे कैसे? इनका जो सम आया, रिजल्टेंट सम इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का रूट ओवर दिस मच, ओके। नाउ डायरेक्शन के लिए, एट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q बाई P विद वेक्टर P। अगर ये x एक्सिस इधर होगा तो आप ये भी बोल सकते हो विद x एक्सिस, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको अप्लाई करके देखें हम लोग। चलिए एक सिचुएशन आपको लेते हैं, बताते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लो, जैसे सभी में लिए हो। ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है आपका, ये फोर्स F1 है सपोज 4 न्यूटन का। डेटा से आपको जल्दी समझ में आएगा। एक फोर्स और लग रहा है इसके ऊपर, सपोज कीजिए, आपकी मर्जी, डाउनवर्ड लेना चाहते हैं कि अपवर्ड। चलिए हम अपवर्ड ले लेते हैं। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है सपोज F2 और वो कितना है? सपोज 2 न्यूटन का फोर्स है। अब हम बोले कि ये ऑब्जेक्ट जो है किस तरफ जाना चाहिए? इधर भी होगा। और बिना फिजिक्स पढ़े हुए मैथमेटिक्स से सभी जानते हैं कि अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो समवेयर इधर कहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब पेपर पे ड्रॉ करके दिखाओ क्यों। तो आप बोलेंगे पैरेललोग्राम रूल से आपको फाइंड आउट यहां क्या करना है? नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, टोटल फोर्स। कैसे मिलेगा? तो सर वो F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर को सम करके मिलेगा, ठीक है ना। वो दोनों कैसे हैं? सो साफ साफ दिख रहा है इनके बीच का जो एंगल है सर वो 90 डिग्री है। तो जो जो चीज चाहिए आपके पास पहले लिख लो। F1 का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, F2 का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ ये सब यूज मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूला में आओ, सीधे लिखो फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही लिखोगे ना। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बाकी चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना है? 4 स्क्वायर है, ये कितना है? 2 स्क्वायर है, तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ ये 16 और ये हो गया 4, कितना हो गया? रूट 20, यानी कि 2√5 न्यूटन। ये फोर्स का वैल्यू हो गया। अब हम थोड़ा सा पिक्चर में आते हैं, इसको दिखाते हैं डायरेक्शन के लिए। तो यहां पे पैरेललोग्राम जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसका पैरेलल लाइन यहां और इसका पैरेलल लाइन यहां, तो आपका ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा बन गया, करेक्ट? ठीक ही है। तो उसका जो रिजल्टेंट है यहां से इसको डायगोनल को जो मिला है, यही तो आपका टोटल फोर्स है, आप जो सोचे थे जैसा।
अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलिएगा कि सर एकदम बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। एंगल अभी नहीं पता है, पता करेंगे आप, ठीक है। चलो इनके बीच में समवेयर कहीं ना कहीं है, वो ये है आपका फोर्स, उसका वैल्यू इतना है। डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि tan अल्फा दिस इज इक्वल टू आपका है Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। तो आप ये सब को नहीं यूज करेंगे, आपको बताया हुआ था ना, क्या बताए थे कि tan अल्फा डायरेक्ट आप यहां यूज करना Q डिवाइडेड बाय P। देखो अगर ये फॉर्मूला यहां पे अगर नहीं भी पता है ना, तब भी तुम बना सकते हो। तुम्हारे सामने ये पिक्चर रहेगा, ये एंगल तुमको बताना है, सामने में एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे पास हमेशा दिखाई देगा जब भी एक एंगल को डिफाइन करोगे। तो ये एंगल यहां पे अगर है, ये 90 डिग्री है, तो इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तुमको क्या निकालना है इसमें, डायरेक्शन ना, ये भी तुमको पता, ये क्या है, ये 2 न्यूटन है। कैसे, ये और ये तो सेम ही है ना, तो ये आपका 2 न्यूटन है, तो ये भी आपका 2 न्यूटन है। ये कितना है सर, ये 4 न्यूटन है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, ये सब का जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखो tan अल्फा आंख बंद करके और बताओ कि सर tan अल्फा P बाई बी होता है, P बाई बी 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कितना आया अल्फा का वैल्यू सर, ये 1/2 हुआ। हम इसका एंगल नहीं जानते हैं कि tan के किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 ऐसे लिख के छोड़ देंगे। किसके साथ ये एंगल है, तो विद फोर्स F1। देखिए ये डायरेक्शन हो गया और उसका वैल्यू कितना निकाले थे आप फोर्स का, वो 2√5 न्यूटन आया था। आपको सम करना आ गया, नॉर्मल वेक्टर्स को सम करने के लिए फॉर्मूला। अब थोड़ा हम फॉर्मूला जितने भी सीखे हैं ना, उनको थोड़ा लिस्ट आउट हम करते हैं, अभी तक हम जो देखे हैं, ठीक है। अब फिर एक साथ हम तीनों को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला रिकॉल कर लें। फर्स्ट सर, वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, इफ इट इज ए एंड इट इज बी, तो रिजल्टेंट दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट ए प्लस बी, ठीक है। डायरेक्शन इसी की तरफ, क्लियर है ना। चलो अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, दिस इज ए एंड से दिस इज बी, ऐसे हैं, तो एंटी पैरेलल को कैसे सम करते हैं, सबट्रैक्ट। तो आर इज इक्वल टू बड़ा कौन है, ए, ओके, ए माइनस बी अलोंग वेक्टर ए। ये भी क्लियर है, यहां पे ऐसे होता है, यहां ऐसे होता है। सभी में आप क्या कर रहे हैं, सभी में आप एक वेक्टर को बी वेक्टर से सम कर रहे हैं, इसमें भी इसमें भी, ऐसे सम होगा ऐसे सम होगा। नाउ थर्ड केस में बताए थे कि अगर ये तीनों दोनों जैसे ऐसे हों कि सर दिस इज ए एंड दिस इज बी वेक्टर, इनको कैसे सम करेंगे, तो इनके लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्ट, यहां क्या है a, तो a स्क्वायर, यहां क्या है b, तो b स्क्वायर हो गया। ये सब क्या है, ये सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका, कि ये सब बना रहे हैं आप, जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका पैरेलल साइड यहां, इसका पैरेलल साइड ये, फिर ये हो गया रिजल्टेंट r, दिस इज इक्वल टू इट। तो आपको बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम का ये जो केसेस है डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फिर सर हमको आपको ये एंगल बताने का हो या ये एंगल, किसी को बता सकते हैं, हमको मन कर रहा है सर इस एंगल को डायरेक्शन में बताने का, ठीक है। तो tan अल्फा दिस इज इक्वल टू P बाई बी होता है, तो ये क्या है सर, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है सर, वो B है, ये क्या है सर, वो A है। तो tan अल्फा P बाई बी यानी कि B डिवाइडेड बाई A, तो अल्फा कितना हुआ, tan इनवर्स B बाई A, किसके साथ, विद ए वेक्टर के साथ में। तो आपको ये तीनों रिकॉल हो गया। अब तीनों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको हम एक क्वेश्चन अभी ले रहे हैं और मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितना फास्ट आप ये काम करेंगे उतना फिजिक्स को आगे आप बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। चलिए जैसे ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिए कैसे कैसे डायरेक्शन में है। आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, दिस वन इज y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर y डैश। आपके सारे फोर्सेस जो हैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हैं, ठीक है। कोई भी इससे अलग हटके, मतलब कि इस तरह से कोई फोर्स आपका गिवन नहीं है। सारे फोर्सेस कहां पे हैं, आपके x एंड y एक्सिस पे हैं।
चलिए ये क्लियर हो गया। फर्स्ट लाइन तो आपको यही देखना था कि सारे फोर्सेस मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस पे हैं। ओके, अब इनको सम करने के लिए फर्स्ट लाइन आपको लिखना चाहिए ऐसे कि नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स। तो कैसे निकलेगा? F1 वेक्टर को, F2 वेक्टर को, F3 एंड F4 वेक्टर को सम करने से निकलेगा। अब आप तो जानते हैं कि दो वेक्टर को सम करना, यहां पे इतने सारे मिल गए आपको, तो देखिए कैसे सम कर रहे हैं इसको। पहले आप एक्स एक्सिस का काम खत्म कीजिए। एक्स एक्सिस, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे कितने वेक्टर्स हैं? एक ही वेक्टर है, F1 है, इसलिए आपको कोई सम करने का जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप यहां आएंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर है जो कि F1 है, कितना न्यूटन है? 4 न्यूटन। अगर इस एक्सिस पे और भी वेक्टर्स होते तो हम क्या देखते? पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, उसको हम लोग सॉल्व करते, जैसे कि हम लोग वाई पे करने वाले हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक ही था, तो दिस इज 4 न्यूटन। ये क्या है आपका? इसको हम लोग ऑरिजिन कंसिडर करेंगे, जहां पे टोटल फोर्स निकालना होता है, वो ऑरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आइए आप वाई एक्सिस के ऊपर आइए। वाई एक्सिस पे आप ध्यान से देखिए कि 3 वेक्टर्स हैं, F3, F4 एंड 6, F2। तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि पैरेलल वेक्टर्स को सम कर लो। पहले आप जानते हो ना, पैरेलल वेक्टर को सम करते हैं तो F4 जो है आपको जो दिख रहा होगा वेक्टर, वो आपका F3 वेक्टर का क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल को आप क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, सम करते हैं सीधे। तो 4 + 2 क्या हो गया? 6 हो गया। तो आप इधर में किए कितना? 6 न्यूटन आपका आया नीचे में। बोले थे ना कि आप दो पैरेलल वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट उसी की तरफ होगा। तो आप इन दोनों का सम कर लिए। लेकिन पहले से आपका F2 एक ऊपर में भी है। ये जो वेक्टर है ये कितना है? F2, दिस इज 6 न्यूटन। देखिए हम 3 वेक्टर से 2 वेक्टर में आ गए। क्लियर है ना? अब हम 2 वेक्टर को सम करने वाले हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए क्या है। दे आर, ये जो आपका निकला F' एंड F2, तो F' एंड F2 ये एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल को आप क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। तो 6 - 6 ये तो 0 हो गया, यानी कि इस लाइन पे कोई फोर्सेस नहीं है। इनका सम समझ में आया ना कैसे 0 हुआ? 4 + 2, 6 न्यूटन इधर की तरफ, 6 न्यूटन ऊपर। एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ हम 2 न्यूटन लगाए, नीचे की तरफ 2 न्यूटन लगाए, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। 2 - 2 0 न्यूटन। तो आपका 6 और 6 कैंसिल हो गया, यानी वाई एक्सिस पे टोटल फोर्सेस 0। तो फाइनल सिचुएशन कैसा मिला? सर यही खाली बच गया। कितना है वो? सर वो 4 न्यूटन है। यही है आपका टोटल फोर्स। देखिए सम हो गया। इनको सम करने से क्या मिला आपको? 4 न्यूटन का फोर्स मिला टुवर्ड्स राइट। ठीक है, डेटा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा रहिएगा आप इस जगह। यहां पे सपोज कीजिए 1 न्यूटन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये 4 न्यूटन सपोज कीजिए, ये आपका इसके जगह हम लोग ले लेते हैं इसको से 2 न्यूटन चलिए लेते हैं। डेटा थोड़ा चेंज कर दिए। सेम सिचुएशन में आप आइए। पहले हम लोग एक्स एक्सिस का, चलिए एक और फोर्स ले लेते हैं हम लोग। इधर की तरफ एक लेते हैं फोर्स हम लोग, छोटा सा फोर्स लेते हैं F5। कितना? 1 न्यूटन। आपके पास टोटल कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? आपके पास टोटल 5 फोर्सेस हैं। तो आपको सम कैसे करना है? सर ये 5 फोर्सेस को सम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस पे आइए। आ गए? पूरा फोकस अभी एक्स एक्सिस पे रखिएगा। कितने वेक्टर्स हैं? सर इधर की तरफ है आपका F1 जो कि 2 न्यूटन का है, और इधर की तरफ आपका है F5 जो कि 1 न्यूटन का है। क्या है? बस 2 ही है ना? एंटी पैरेलल है। तो कितना सम होगा? सर इन दोनों का सम जो होगा 2 माइनस, यानी कि F1 - F5 करना पड़ेगा। 2 - 1 किधर होगा? सर बड़े वाले फोर्स की तरफ। तो ये आ गया आपका 2 - 1 1 न्यूटन। एक्स एक्सिस का काम खत्म। सिंपल सा था। एक्स एक्सिस पे 2 फोर्सेस थे, कैसे सम करें? सर वो दोनों एंटी पैरेलल थे। एंटी पैरेलल को क्या करते हो? सर माइनस करते हैं। किस में से किस में? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन था? 2 न्यूटन। छोटा ये, तो बड़ा माइनस छोटा, डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ। क्लियर हो गया? इन दोनों का सम एक आया ना? ठीक है, ये सॉल्व हो गया कि इनका एक्स एक्सिस का जो तरफ आया वेक्टर वो ये है। ठीक है, अब आ जाइए आप वाई एक्सिस पे आइए। वाई एक्सिस पे कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 है सर। जो पैरेलल है वो क्या है? F3 एंड F4। तो पैरेलल वेक्टर को आप क्या करते हैं? डायरेक्ट सम करते हैं।
तो 4 1 कितना हो गया 5। देखिए हम यहां इसको ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने। ये जो है नीचे की तरफ जो आए 4 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया सर 5 न्यूटन हो गया। ठीक है। अच्छा इसी एक्सिस पे ऊपर की तरफ कितना है, तो यहां पे ऊपर की तरफ जो है ये फैक्टर कितना है F2 है, जो कि आपका क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा, F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन है। अब यहां तक आप पहुंच गए, 3 वेक्टर से 2 वेक्टर में पहुंच गए। अब इन दोनों वेक्टर को सम कीजिए। अब क्या है, अब ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल में क्या होता है, माइनस होता है, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है सर, अपवर्ड वाला फोर्स बड़ा है 6। 6 माइनस 5, ऊपर की तरफ देखिए एक वेक्टर मिला आपको कितना न्यूटन का, 1 न्यूटन का। ठीक है। तो आपका ये देखिए फाइनल एक वेक्टर मिला किधर, वाई एक्सिस पे। ये किसके जगह पे आया है, 1 2 3, ये 3 का सम देखिए किधर आया, ऊपर की तरफ कितना वैल्यू आया, 1 न्यूटन आया। अब हम फाइनल लाइन में आ रहे हैं। देखिए आपका फाइनल रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि ये जो ओरिजिन है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ आपका आया था 1 न्यूटन, और वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ कितना आया है, 1 न्यूटन। यही आप अभी किए हैं ना। ठीक है, इनको सम किए थे अलग से, इनको सम किए थे अलग से। अब इन दोनों का सम कैसे होगा सर, ये तो अब आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री का सम के लिए पैरेललोग्राम रूल से कंप्लीट द पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल बन गया ना, उसका जो डायगोनल है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, यही है आपका टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, टोटल फोर्स का सर वैल्यू जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि नॉर्मल है तो सर 1 का स्क्वायर कितना आ गया, √2 न्यूटन। देखिए आप इन सब को जब सम किए तो इतना आंसर आ रहा है √2 न्यूटन। डायरेक्शन देखिए फिगर में दिख रहा है। अब आपको वहां बोलना होगा, तो सर ये एंगल को चलिए हम लोग अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या होगा tan अल्फा। कोई भी आपको डायरेक्शन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखिए tan अल्फा। आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, राइट एंगल है ना, तो tan अल्फा P/B। P कितना है सर, ये 1 न्यूटन है तो ये भी 1 न्यूटन होगा। अब B कितना है, ये 1 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड, तो P/B कितना आया 1, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया। आप इसको जानते हैं कि tan अल्फा का वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए, मतलब एकदम बीच में होगा रिजल्टेंट। आप भी सही बोले थे कि अगर ये 1 न्यूटन है और ये भी अगर आपका 1 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कहां आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। कितने वैल्यू का, तो 1 और 1 2 नहीं होगा, इतना आ रहा है, क्योंकि आप 1 और 1 2 जो जानते हैं, 1 + 1 2 होता है, वो किसके लिए जानते हैं, स्केलर सम है वो। लेकिन अगर ऐसे हो 1 न्यूटन 1 न्यूटन, तो आप वेक्टर सम जब किए तो क्या आया, √2 न्यूटन आया। कैसे करना है आपको पता हो गया, नॉर्मल वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें तीनों केसेस का यूज था, आपको पैरेलल का भी यूज हुआ, एंटी पैरेलल का भी यूज हुआ। अब फाइनली वो एक्स एंड वाई एक्सिस पे एक एक वेक्टर लाना है, तो सर आ गया एक एक वेक्टर। अब उनको कैसे जोड़ना है, अब तो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसे सम करना है। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जो है घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए इधर की तरफ है 4 न्यूटन, इधर की तरफ है 3 न्यूटन, इस तरफ है सपोज कीजिए 2 न्यूटन, इस तरफ है सपोज कीजिए 6 न्यूटन, और इधर की तरफ है आपका 3 न्यूटन। आपको इनको सम करके हमको बताना है कितना आएगा। आप किसी को F1 F2 F3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। 6 + 2 8, 8 नीचे हो गया, 8 - 3, तो आपका नीचे की तरफ आ रहा है 8 - 3 यानी कि 5 न्यूटन। सर वाई एक्सिस का काम खत्म, वाई एक्सिस सीधे हो गया 5 न्यूटन। एक्स एक्सिस में सर ये बड़ा है 2 ही है, एंटी पैरेलल है, 4 - 3 1 न्यूटन, 1 न्यूटन ऐसे आ गया सर, यही है। उसके बाद इन दोनों को सम करना है, पैरेललोग्राम रूल, एंड दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। इसको आप सम करना, ठीक है, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये वेक्टर किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखिए रिजल्टेंट आपका आ रहा है। किसको सम करना पड़ रहा है, तो सर इधर की तरफ फाइनली आया था 1 न्यूटन और नीचे की तरफ आपका आया था 5 न्यूटन, यही आंसर आया था। तो इन दोनों को जब सम किए तो रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है नेट फोर्स। कितना आ रहा है, कैसे जोड़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू x² + y²। x कितना है सर 1² प्लस y कितना है 5², तो कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 26 न्यूटन। ये आपका सर आंसर हो गया। आप
एंगल बताना चाहते हैं अल्फा, tan अल्फा। आपका मर्जी, इस एंगल को बताओ या इस एंगल को। इसको बता रहे हो तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया सर, ये तो बेस हो गया। ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये सब पहचान आता है ना। तो tan अल्फा क्या होगा, P/B। P यहां कितना है, tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर यहां है, ये सर 5 है, 5 तो P/B, B कितना है सर, वो 1 न्यूटन है, 1। तो दिस इज इक्वल टू 5। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। किसके साथ, विद, फिगर को देखिएगा 1 न्यूटन के साथ ना, विद एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर जनरली आपका एक्स एक्सिस होता है, विद एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया है। अब इसको आप ना सेम क्वेश्चन को ना आप रिकॉल कीजिए, सेम क्वेश्चन को बनाइए, जहां कंफ्यूजन है उसको पूछिए। ठीक है, वीडियो को आप नहीं तो रिपीट कीजिए, कैसे हम प्रोसेस चले थे। 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आप बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएंगे, बहुत फास्ट काम कर सकते हैं फिर आप। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस के अंदर है, जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड आपका बढ़ेगा। ठीक है, ओके। चलो अब इसको बहुत ध्यान से देखना। अभी हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीख रहे थे, जोड़ना सीख रहे थे, अब हम तोड़ना सीखेंगे। ठीक है, हम वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को किसी भी 2 डिफरेंट डायरेक्शन में रियलाइज कर सकते हैं। मतलब कि इस वेक्टर का अगर हम चाहें कि कितना पार्ट, टुकड़ा, कितना पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, ये निकाल सकते हैं। इतना छोटा पार्ट, इस वेक्टर का कितना पार्ट वाई एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं इसको हम लोग। इसको और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्यों इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं ना, क्योंकि आप इसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे इसके पार्ट को फाइंड आउट करते हैं, और एक्स एंड वाई एक्सिस आपस में क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि पार्ट्स कैसे निकालते हैं किसी गिवन वेक्टर का। आपके पास मान लो कि एक वेक्टर है, सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है, आप नाम कुछ भी दे दो, सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, ओके। और इसका आप कंपोनेंट्स तोड़ना चाहते हैं, 2 पार्ट्स। ठीक है, इसी वेक्टर का पार्ट्स है वो, तो किधर होगा, देखिए ये हो गया आपके लिए ओरिजिन हो गया वेक्टर का टेल। इससे एसोसिएटेड आपके लिए हो गया सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, और इसी से एसोसिएटेड आपके लिए सपोज कीजिए ये हो गया सपोज कीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर का कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए, पार्ट्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको बोले कि वेक्टर ए है, तो क्वेश्चन में यह गिवन मिलेगा कि इस वेक्टर का आइदर विद एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस, किसी एक एक्सिस के साथ एंगल आपको गिवन होगा। चलो हम यहां पे एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल को कंसीडर कर लेते हैं थीटा। आपको यह एंगल ढूंढना नहीं पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको यह एंगल किसी न किसी तरीका से हिंट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो ये एंगल के लिए देखो, इसके टिप से आपको जिस तरफ कंपोनेंट तोड़ना है, एक्स एक्सिस की तरफ तोड़ना है ना, तो वहां पे एक आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे उसके ऊपर। ठीक है, आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा ना, यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर बना, देखिए हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन कलर से। ये जो वेक्टर बना इतना छोटा, यही है इसका पार्ट। बस ये ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट आप जो निकाल रहे हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है कि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। क्लियर है, तो श्योर है कि ये बेस है, तो बेस हाइपोटेनस से क्या होगा, छोटा ही होगा। करेक्ट, क्योंकि आपका कंपोनेंट मेन वेक्टर से बड़ा कैसे हो सकता है, कंपोनेंट टुकड़ा जब भी होगा तो इस वेक्टर से छोटा होगा। नाउ इसका वैल्यू निकालना है आपको, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि अगर ये है बेस आपके लिए, देखिए बेस है ना, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया आपका। देखिए एंगल थीटा और 90 डिग्री जिसके ऊपर साइड के ऊपर होता है ना, वो बेस होता है। ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर में आप हमेशा गलती करते हैं, और बड़ा साइड ये तो हमेशा हाइपोटेनस है। आपको इसको अगर फाइंड आउट करना है तो चलो इसका वो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर ए का, तो हम ये सिंबल चलिए हम कैरी कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है कितना है, ए एक्स है। हम क्यों एक्स लिखे हैं,
कि वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये सिंबल क्लियर है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वैल्यू निकालें। देखिए इस ट्रायंगल में आपका सपोज कीजिए ये ट्रायंगल आपका है ओ, ये पॉइंट है सपोज कीजिए पी, और ये पॉइंट है सपोज कीजिए क्यू। तो आपका ए एक्स का वैल्यू के लिए ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस कौन सा रिलेशन होता है? कॉस थीटा का रिलेशन होता है बेस एंड हाइपोटेनस में, ठीक है। कॉस थीटा बी बाई एच, तो बेस क्या है आपका सर? ओपी है। हाइपोटेनस क्या है? वो ओक्यू है। नाउ ओपी आपको निकालना है, और ओक्यू कितना है सर? वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसको ए लिख सकते हो ना ऐसे। देखो इसमें लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं सीधे, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड है ये। चलो अब आपको मिल गया कि सर ओपी का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा। देखिए आप वैल्यू निकाल लिए, ये कितना आया बेस? दिस इज ए कॉस थीटा। तो आपको मिल गया कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस कंपोनेंट का वैल्यू आ रहा है ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कंपोनेंट आपको जो अभी हम सिखा रहे हैं ना कि वाई दिस इज ए कॉस थीटा ना, इतना टाइम लग रहा है। हम लोग 1 सेकेंड में सारा कंपोनेंट निकालने का काम सीखेंगे, 2 सेकेंड में पूरा सम कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सीखो वाई इज कॉस कंपोनेंट कैसे हुआ। तो सर बेस निकालना था, हाइपोटेनस गिवन था, तो ये बेस ही कंपोनेंट है, तो कितना कैसे निकलेगा? कॉस थीटा बी बाई एच। तो बी कितना है सर? बेस जो है वो ओपी है, ओके ओपी। और हाइपोटेनस कितना है? ये है। वो कितना है? वेक्टर ए का सर वो मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। तो ओपी का वैल्यू निकल गया। व्हाट इज दिस सर? दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का वो पार्ट है। आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है किसी भी एंगल के लिए। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का अगर होगा भी तो कितना होगा? 1। तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है? ए से बड़ा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा आपका क्या होता है? कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 से छोटा होता है। इसलिए आप जब भी ये कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो ए से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। मैक्सिमम आएगा तो ए आएगा। अब चलो दूसरा, इसका वाई कंपोनेंट जो है, इस वेक्टर का एक और कंपोनेंट है ऑन वाई एक्सिस। जैसे आप एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, यहां भी वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। देखिए हो गया। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये छोटा सा जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां तक, इससे ऊपर नहीं, ये पार्ट यही है इसका दूसरा कंपोनेंट। क्योंकि वो वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए इस कंपोनेंट का नाम हम दे रहे हैं ए वाई। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? क्योंकि सर ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये तो जानते हैं। अब इस एंगल के लिए ये क्या हो गया? ये यहां बेस हो गया। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। बस इस ट्रायंगल में आप ध्यान रखिएगा, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है आपको। और गिवन क्या है? हाइपोटेनस गिवन है आपका, ए वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन आपका यूज होगा? समझ गए? इसी के जैसा आपका यूज होगा यहां पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? वो P बाई एच होता है ना। नाउ P कितना है? परपेंडिकुलर, ये तो निकालना है। सपोज ये आपका, सपोज कीजिए पॉइंट का नाम हम B दे रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है आपका OB, यही है ना। और हाइपोटेनस कितना है? OQ। नाउ साइन थीटा दिस इज इक्वल टू OB आपको निकालना है। दिस, चलो इसका हम वैल्यू रख देते हैं। ये सर y कंपोनेंट है, और OQ कितना है? ये A है। तो AY कितना निकला आपका? A साइन थीटा। आपके सामने जो 2 कंपोनेंट्स आए हैं उसको थोड़ा हम लोग जो है फेयर कर लेते हैं। AX जो कंपोनेंट आया, दिस इज इक्वल टू A कॉस थीटा, एंड ये है 2 कंपोनेंट्स, उसके पार्ट हैं। आपको भी पता है कि साइन थीटा का वैल्यू भी जो होता है वो आपका हमेशा 1 से छोटा होता है। आप हजारों एंगल ले लो, कभी भी साइन थीटा का वैल्यू, कभी भी अगर ऐसा आपको मिले कि साइन थीटा सर मेरा आंसर 3/2 आया है, रोक लेना खुद को, ये 1.5 है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू किसी भी एंगल के लिए हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साइन थीटा का? 1।
साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के लिए। तो ये जो ए वाई है कितना आएगा, ये ए इंटू समथिंग है ना, तो ये जो समथिंग है साइन थीटा, इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। ये जब भी होगा, जैसे एग्जाम्पल लो साइन थीटा 1/2, तो ये कितना आ रहा है, a/2 आ रहा है। देखिए ए से छोटा है ना, हाँ, तो ये है टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉस कंपोनेंट, अनदर इज साइन कंपोनेंट। कैसे किए, थोड़ा सा रिकॉल कर लें फिर से एक बार। देखिए आपके पास सर एक वेक्टर ये था, ये क्या है सर, ये वेक्टर आपके पास है सर एफ, इसका कंपोनेंट तोड़ना है। ओके, तो ये टेल है, ये क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। इससे रिलेटेड क्या करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगा आइदर दिस और दिस एंगल। चलिए हम लोग यहां पे इस एंगल को चलिए थीटा लेते हैं, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो आप इस फोर्स का कंपोनेंट जब भी पता करेंगे, तो देखिए किसी भी वेक्टर का जो पार्ट्स होता है, कंपोनेंट्स, हमेशा उसके आजू बाजू में होता है, मतलब अगल बगल में होगा। जैसे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे हुआ, तो दूसरा उससे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे हुआ। कंपोनेंट्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कोई पूछेगा ए एक्स जो होगा और ए वाई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक एक्स एक्सिस पे होगा तो दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। जैसे इसको देखो, कंपोनेंट तोड़ना है, जानबूझ के हम सिचुएशन थोड़ा चेंज किए हैं। तो इसका अगर हम इस एक्सिस पे कंपोनेंट देखना चाहते हैं, देखो इसका कंपोनेंट कहां कहां होगा सर, इसके कंपोनेंट एक वाई एक्सिस पे होंगे और एक एक्स एक्सिस पे होंगे, इसके आजू बाजू में होंगे, इसके अगल बगल में। तो सर एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा, यहां से एक अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें ना इसके ऊपर, यहां पे सर इतना बड़ा। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं सर, इसका एक कंपोनेंट आराम से ऐसा एरो लगा दीजिए, इतना छोटा कंपोनेंट, ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। वैल्यू लिखना है, हाँ। तो देखो ये क्या है, अगर ये थीटा है 90 है, तो ये बेस है, पता है ना। जहां पता चल गया बेस है, तो बेस मतलब बेस हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन, कॉस का रिलेशन। तो अपने आप यहां लिख देना है कि ये एफ का कॉस कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो दूसरा वाला, फिर यहां से एक्स एक्सिस की तरफ आपको यहां पे एक 90 डिग्री बनाना है, तो दूसरा कंपोनेंट इतना बड़ा देखिए होगा एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। वो कितना हुआ, तो आपका उसी एंगल के लिए, अब इस एंगल को मत देखने लगना, वो 90 माइनस थीटा है, उसी एंगल के लिए, मतलब ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है साइन का होता है, तो सर ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, एक कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। नाउ ये क्योंकि फोर्स आपका वाई एक्सिस की तरफ है इसलिए एफ वाई, ये क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए एफ एक्स। हाँ, ये बाद में हम देखेंगे कि सर वो माइनस एक्स एक्सिस है या माइनस वाई एक्सिस है, बाद में देखेंगे। कंपोनेंट्स हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग को बहुत फास्ट करना सीखना है। साइन क्यों हुआ, कॉस क्यों हुआ, पता चला। जो एंगल है उसी के लिए हम लोग बार बार कंपोनेंट्स लेंगे। इस एंगल के लिए देख रहे थे तो आपको फाइंड आउट करना था बेस, गिवन था हाइपोटेनस, तो आपको पता है कि बेस और हाइपोटेनस में कॉस आता है, कॉस को आप लिखिए, उसका वैल्यू निकाल लिए। फिर आप इसको जब पता करने लगे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा था, तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर निकालने का काम दिया गया था, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन होता है साइन थीटा, इसलिए आपका ये कंपोनेंट साइन थीटा में आया और ये कॉस, और दोनों आपका थीटा क्या है, सेम है। और थीटा क्या है आपको पता है कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी एक के साथ वो एंगल होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के टू पार्ट्स होते हैं जो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और किसी भी वेक्टर का अगर हम बात करें तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे, ये वेक्टर का टेल ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया, तो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे इसके आजू बाजू में होंगे, इसके अगल बगल। तो इसका एक कंपोनेंट सर इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, देख रहे हैं ना आप, इस तरह से होने चाहिए। देखिए दोनों कंपोनेंट्स जो ये क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये वेक्टर अगर पी वेक्टर है तो सर ये पी वाई का है, आपका वैल्यू बाद में निकालेंगे। ये क्या है सर, ये पी एक्स है सर। ये देखिए ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमेशा रहेंगे और वेक्टर के अगल बगल में रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को जल्दी जल्दी करना सीखना है। चलिए हम आपको एक स्टेप में बताते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिए, ये फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है 60 डिग्री पे, इनका कंपोनेंट तोड़ के दिखाइए, ठीक है।
आपके सबके पास एक दिमाग में क्वेश्चन होगा, वेक्टर है तो उसको हम लोग तोड़ क्यों रहे हैं, कंपोनेंट्स का जरूरत कहां पड़ता है। आप डे टू डे लाइफ में जैसे आप चल रहे हो तो आपसे बोलेंगे आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करो कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहे हो, क्योंकि आप जो जमीन पे जो फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो उस तरफ फोर्स तो नहीं लगा रहे हो, आप फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में समवेयर कहीं लगा रहे हो, लेकिन आप मूव किधर कर रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको आप पेपर पे बहुत आसानी से समझा सकेंगे कि जब आप फोर्स ग्राउंड पे लगाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्यों मूव करते हैं, मतलब सम फोर्स है इस डायरेक्शन में जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक छोटा एग्जांपल लीजिए, एक छोटा बच्चा जो है, एक गाड़ी है कार्ट, छोटा गाड़ी है उसका चक्के वाला गाड़ी, उसको वो इस तरफ जो है खींच रहा है रस्सी बांध करके। ये गाड़ी किधर मूव करता है, ये गाड़ी आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव करता है, इधर मूवमेंट होता है। अब आपको न्यूटन्स लॉ या किसी से भी आप सुने भी होंगे, थोड़ा एटलीस्ट आप लोअर क्लासेस में सुने होंगे कि फोर्स इधर होता है, मोशन उधर होता है। तो अगर फोर्स इधर है तो मूवमेंट इधर क्यों हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो श्योर है कि इसमें एक फोर्स का एक पार्ट जरूर इधर होगा। तो आपको समझ में आ गया कंपोनेंट क्यों तोड़ते हैं। अब यहां पे आपको यह जानना जरूरी हो गया है कि इस फोर्स का कितना पार्ट इस डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जरूर होगा जो इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ना सीखने जा रहे हैं। क्लियर है। अब चलिए अप्लाई कीजिए। सपोज ये फोर्स वो बच्चा लगा रहा है, इस कार्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और आपको ये मोशन भी देखिए हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपसे पूछे कि बताओ इस मोशन के लिए विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, इस डायरेक्शन का फोर्स को हमको फाइंड आउट करके दिखाओ कि मोशन 10 न्यूटन के चलते बिल्कुल नहीं हो रहा है, मोशन जो हो रहा है इस फोर्स के चलते हो रहा है, तो ये फोर्स निकाल के दिखाओ। चलो आते हैं कंपोनेंट में। जब आप ये जल्दी जल्दी तोड़ना चाहते हैं कंपोनेंट, तो देखिए आप एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेंगे। कैसे, वेक्टर का जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसका जो टेल होता है वही होता है आपके लिए ओरिजिन, ठीक है, वही होता है आपके लिए एक्स एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको क्या करना है, ये वेक्टर का जिस डायरेक्शन के साथ एंगल आप देखिएगा, ठीक है, उस डायरेक्शन की तरफ कॉस कंपोनेंट लिख दीजिएगा। किसी भी वेक्टर का जिस डायरेक्शन के साथ आप एंगल देखिएगा उस डायरेक्शन की तरफ कॉस कंपोनेंट। समझ गए बात को। जैसे सर इधर की तरफ आपका जो वेक्टर काम कर रहा है, इतना छोटा वेक्टर है, देखिए अब हम लोग आइडिया हो चुका है, ये सब लाइन को ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। चलिए ये वेक्टर है हमारा, कितना होगा सर, ये एफ कॉस थीटा, यानी कि 10 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, वो 1/2 होता है, तो कितना आया 5 न्यूटन। इस तरफ जो आपका फोर्स काम कर रहा है वो 5 न्यूटन का है। इसी का देखिए एक पार्ट है ना 5 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा जो कंपोनेंट है ये वाला, इस तरफ वाला, तो वो कितना बड़ा होगा, वो इतना बड़ा होगा। याद रखिए कोई भी वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होते हैं तीनों जो होंगे ना वो को इनिशियल होंगे, हेड हेड हेड। देखना ऐसा कभी नहीं होगा कि सर इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसा, कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो वो सब कोइनिशियल होंगे, कोइनिशियल। ये वेक्टर है जिसका ये दोनों कंपोनेंट है, ये वेक्टर है जिसका ये दोनों कंपोनेंट है, और कंपोनेंट्स हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो आपका ये कंपोनेंट में कोई ट्रायंगल बनाना, साइन थीटा कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एंगल के लिए अगर ये कॉस कंपोनेंट है तो ये साइन कंपोनेंट है, तो ये कितना हो जाएगा एफ साइन, सेम एंगल, इस एंगल को मत देखना, उसी एंगल के लिए साइन 60 कितना हो गया 10, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो कितना आया 5√3 न्यूटन। मतलब इसको अगर हम ऐसे सोचें तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है 5√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यही सिचुएशन है ना। आप कंपोनेंट्स निकाले हैं, एक छोटा सा मैजिक करके देखते हैं। अगर ये दोनों इसका कंपोनेंट है तो इन दोनों का सम 10 आना चाहिए ना। अब आपको क्या नजर आ रहा होगा कि सर 5√3 समथिंग ग्रेटर देन 5 एंड 5, इनका सम तो सर 10 से ज्यादा आ गया। तो आप गलत क्या कर रहे हैं कि इनका सम को आप नंबर्स के जैसा, स्केलर के जैसा जोड़ रहे हैं। दे आर वेक्टर्स। तो वेक्टर में
90 डिग्री वाले को कैसे जोड़ते हो आप? वेक्टर में अगर सर इनको सम करना है तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है। आप बोले ना इनको सम करने के बाद 10 न्यूटन आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप 10 न्यूटन का ही कंपोनेंट तोड़े हो, तो इनको सम करने के बाद ये वापस आना चाहिए। तो कैसे सम करेंगे? सर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पैरेललोग्राम बनाओ, रेक्टेंगल बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका जो डायगोनल होगा, देखो आ रहा है ना, ये बिल्कुल आएगा। ये जो डायगोनल होगा कैसे निकालेंगे? सर ये सम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू √3 का स्क्वायर, ऐसे सम करते हैं 90 डिग्री वाले वेक्टर को। अगर एक वेक्टर x है और सपोज कीजिए ये वेक्टर y है, तो इनका सम ये ऐसे होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो हम सिखा चुके हैं, ठीक है। तो यहां वही किए हैं। तो 25 प्लस ये कितना आ रहा है 75, 25 इंटू 3 कितना आया टोटल सम 100, स्क्वायर रूट कितना आया, करेक्ट, उसी का कंपोनेंट था ना, तो हो जाएगा ना ये। तो आप कंपोनेंट्स को आराम से सम कर ले रहे हैं। देखिए कंपोनेंट्स वेक्टर के ही पार्ट हैं, तो जब आप उनको तोड़ेंगे टू डिफरेंट डायरेक्शंस एक्स एंड वाई पे, तो जब सम करेंगे तो वापस वो वेक्टर मिलना चाहिए। अब उस क्वेश्चन को सोचिए, ये जो बच्चा था ये इस काट को 10 न्यूटन से पुल कर रहा था उधर, तो बताओ इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा था उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? ठीक है, आप आराम से बता दिए कि सर इसी का एक कंपोनेंट कितना छोटा बड़ा, सर ये इस तरफ कंपोनेंट निकालना है, ये एंगल कितना था आपका 60 डिग्री था, तो ये इतना छोटा कंपोनेंट, ये जिसके साथ एंगल बनाता है, सर इस डायरेक्शन के साथ ये फोर्स एंगल बना रहा है, जो एंगल आपको पता है, तो इस एंगल के लिए ये वाला हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, कितना आया 5 न्यूटन। सर 5 न्यूटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, 10 न्यूटन नहीं, 10 न्यूटन में से केवल 5 न्यूटन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए बच्चा जब रस्सी को ऐसे खींचता है गाड़ी को, तो गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जाता है, इधर की तरफ नहीं जाता है, गाड़ी इधर की तरफ जाता है। तो इसका दूसरा कंपोनेंट का फिर क्या काम है? सर वो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के चलते, उसको बैलेंस कर रहा होगा, उसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल कंपोनेंट तोड़ना सीख गए हैं, बस एक दो क्वेश्चन मेरे साथ और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखो यहां पे एक वेलोसिटी का हम केस लिए हैं। ये वेलोसिटी एक बोट है या फिर एक स्विमर है जो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, या एक बोट है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बताओ इस वेलोसिटी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स क्या होगा? तो इसका देखिए जिस डायरेक्शन के साथ एंगल हिंट किया हुआ है वो एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो सीधे सीधे आप बोलिएगा कि सर इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा आपका इतना छोटा, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनाता है, बोले थे ना कॉस कंपोनेंट, तो ये वाला सर हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। ये वाला इधर की डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा? उसी एंगल के लिए साइन कंपोनेंट, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा हो, गिवन हो, वो वाला कॉस कंपोनेंट। तो सर ये हो जाएगा आपका 2 cos 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड। cos 30 कितना √3/2 होता है, तो 2 इंटू √3/2 यानी कि कितना आया आपका √3 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया √3 मीटर पर सेकेंड। इसी एंगल के लिए फिर इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस पे, इसी एंगल के लिए, क्योंकि ये कॉस हो गया तो दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होगा, थर्ड कुछ होगा ही नहीं, तो ये कॉस हो गया तो ये साइन, तो ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री। याद रखिएगा इसी एंगल के लिए इसको लिखना है, इसके लिए मत लिखने लगेगा sin 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट जो आ रहा है वो √3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक कंपोनेंट आ रहा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द 2 कंपोनेंट्स। आप वेक्टर कंपोनेंट तोड़ना सीख गए। अब जैसे आप बोलेंगे कि सर आप अगर बताओ अगर एक वेक्टर इसी लाइन पे होता तो ये होता मान लो 4 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, या फिर सपोज कीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, सपोज ऐसा है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे होता सपोज कीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग 2 कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते थे। कैसे होता इसका कंपोनेंट? तो एक कंपोनेंट आपका होता एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे।
वो आइदर विद एक्स एक्सिस या विद वाई एक्सिस कोई ना कोई एक एंगल देगा। अगर मान लो वो दिया कि सर ये एंगल दिया रखा था 60 डिग्री दे रखा था, ठीक है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ इतना छोटा जो होगा वो जिस डायरेक्शन के साथ वो एंगल बना रहा है कॉस कंपोनेंट, तो 1 cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, तो 1 into 1/2 कितना आया, दिस इज इक्वल टू ½ मीटर पर सेकेंड। इसका दूसरा कंपोनेंट कहां पे होगा, सर वो वाई एक्सिस पे होगा, इधर की तरफ होगा। कितना होना चाहिए, तो देखो अगर ये कॉस कंपोनेंट हो गया है तो ये साइन कंपोनेंट होगा, तो 1 sin 60 डिग्री, साइन 60 कितना √3/2 होता है, √3/2 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट सर इसका कंपोनेंट तोड़ना है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सर इसका कंपोनेंट के लिए एक इसके इधर होगा, एक इसके आजू बाजू में होंगे। कौन सा कॉस कौन सा साइन, सर ये एंगल थीटा गिवन था हमारे पास, तो ठीक है। अगर ये वेक्टर आपका सपोज कीजिए ए वेक्टर है, तो सर इसका ये जो कंपोनेंट होगा क्योंकि इसके साथ वो एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, सर ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरा वाला उसी एंगल के लिए साइन कंपोनेंट, तो सर ए साइन थीटा हो जाएगा। आप जैसे वेक्टर को कंपोनेंट तोड़ते हैं तो वेक्टर आपका अपने आप एक्स एंड वाई एक्सिस पे आ जाता है, ठीक है। कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं, आप बनाइए। एंड वेक्टर्स को आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको इसके लिए ज्यादा टाइम न लगे कि कंपोनेंट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जो भी कंफ्यूजन है इसका, जो हम लास्ट आपको एक हम क्लास का कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस का जो क्वेश्चंस का एक वीडियो भेजेंगे, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ना वो बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे ये सबको सेम वे में, खुद से एक बार देखिए वीडियो को, जहां समझ में नहीं आया रिपीट कीजिए, उसको दोबारा देखिए, पॉज कीजिए, उसके बाद से पेपर पेन पे प्रैक्टिस कीजिए, देन प्ले कीजिए वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हर एक चीज को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।